हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फिजिक्स का पार्ट थर्ड है ये। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे तीन मीडियम दिए गए हैं आपको। एक तो है जल, दूसरा है इस्पात, तीसरा है नाइट्रोजन। तो इनमें सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है गैस में। तो गैस क्या है? नाइट्रोजन। तो क्या आएगा सबसे पहले? थर्ड। इसके बाद जल में ध्वनि की चाल गैस से ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। तो दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा? जल किस पे है? फर्स्ट पॉइंट पे। तो और थर्ड पे क्या आ जाएगा आपका? इस्पात। इस्पात क्या है? सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। तो ये आपका है आरोही क्रम। वायु, द्रव, धातु तथा निर्वात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। निर्वात, जल, वायु तथा इस्पात में से ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। किसमें होगा? सॉलिड में अधिकतम होता है। तो सॉलिड क्या है? यहाँ पे इस्पात होता है। यदि वी ए, वी डब्ल्यू और वी एस क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो ये तीन गतियाँ दी गई हैं। तो इसमें क्या रिलेशन होगा? जो ध्वनि की गति सॉलिड में होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा होगी। और किससे ज़्यादा होगी? ध्वनि की गति वाटर में। और ध्वनि की गति वाटर में किससे ज़्यादा होगी? ध्वनि की गति इन द एयर। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में, फिर वाटर में, फिर एयर में। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहे में। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा? ध्वनि वापस वापस आएगी और इको क्रिएट करेगी। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह दूरी कितनी है? 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड होती है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के धरातल पर क्या है? वायुमंडल नहीं प्रेजेंट है। तो इस वजह से वहाँ पर ध्वनि की जो तरंगे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से वहाँ पे अगर दो व्यक्ति आपस में बात करें तो उन्हें एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर ध्वनि को प्रचारित करने के लिए कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। विकिरण, संवहन तथा चालन में से वह जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के लिए आपको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। संवहन और चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। सही स्टेटमेंट है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। करेक्ट है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। करेक्ट है। ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये भी करेक्ट है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। पराश्रव्य ध्वनियों के से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट दिए गए सारे सही है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उनको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है 20 हर्ट्ज से लेके मनुष्य सुन सकता है 20 किलो हर्ट्ज तक। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा उनको डायरेक्शंस का पता चलता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ध्वनि की गति गैस में द्रव व ठोस की तुलना में अधिक होती है, रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है ध्वनि की गति। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, करेक्ट है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, करेक्ट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसमें? 1, 3 एंड 4, सेकेंड इज रॉन्ग। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। स्टेटमेंट दिया गया है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, सही है। जो ध्वनि की गति होती है, जो मीडियम होता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है आयाम से। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डीबी। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण है कि जो आपकी इस्पात होता है उसमें ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो इस वजह से जब वो पटरी में कान लगाएगा तो उसके पास पटरी के थ्रू जो भी आवाज़ आएगी वो पहले पहुंचेगी और इसके बाद में हवा के माध्यम से जो आवाज़ पहुंचेगी वो पहुंचेगी। इस वजह से उसको दो आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है ध्वनि गुणता में अंतर के कारण। अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको, अनुरण कहाँ पर प्रतीत होता है आपको? बड़े गिरजाघरों और बड़े भवनों में। इसका कारण दिया है, दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो जाती है। स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका रीजन करेक्ट है। ध्वनि के परावर्तन की वजह से अनुरण का अनुभव होता है आपको बड़े भवनों में। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है, रॉन्ग। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। 7 आवृत्तियों वाला ही होता है द्विटोनी स्वरग्राम। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है, ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड 1 इज रॉन्ग। इंफ्रारेड एक्स किरणों, दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगों का। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह है आपका अवरक्त विकिरण। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 मेगाहर्ट्ज। कथन ए, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, रॉन्ग। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, करेक्ट है।
एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। देखिए आप, एक 100 वाट का बल्ब दिया गया है, कितने टाइम जलता है ये, 10 आवर जलता है, तो कितना हो गया आपका पास, 1000 वाट हो गए इन 1 आवर, मीन्स 1000 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई। तो 1000 वाट आवर को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 किलो वाट आवर। और बिजली के एक यूनिट किसके बराबर होती है, एक यूनिट ऑफ लाइट बराबर होता है आपका 1 किलो वाट आवर के। तो यहाँ पे लाइट कितनी कंज्यूम हो रही है, एक यूनिट लाइट कंज्यूम हो रही है, और एक यूनिट के प्राइस कितने हैं, 5 रुपये। तो कितने पैसे खर्च होंगे टोटल, 5 रुपये ही खर्च होंगे, क्योंकि एक यूनिट लाइट खर्च हो रही है। 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, 1 यूनिट होगा खर्च। आपने देखा था इस क्वेश्चन में, 10 घंटे यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब जलता है तो कितने यूनिट लगते हैं, 1 यूनिट लगता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने होंगे, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 3600 सेकेंड होंगे। इनका मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना है, 3.6 इंटू 10⁻6 आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपका वाट सेकेंड आ गया। तो 1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। तो कितने जूल हो गए इसमें, 1 किलोवाट आवर में, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक 100 वाट के बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, कितने वाट का है, 100 वाट का, कितने टाइम चला ये, 4 आवर चला। तो कितने यूनिट खर्च होगा इसमें, देखिए टोटल यूनिट कितने हो गए, 400 वाट आवर हो गया। तो इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 400/1000 क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर। तो ये आपके जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 किलो वाट आवर। या किलो वाट आवर क्या है आपका, 1 यूनिट के बराबर होता है, तो कितने यूनिट हो गए, 0.4 यूनिट हो गए इसमें। देखिए आप, 0.4 यूनिट। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट पर घंटा के मापन पर। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी बिजली खर्च होगी। देखिए आप, 60 वाट का बल्ब है, 5 घंटे जलाया जाता है और 30 दिन तक इसका यूज किया जाता है। तो 30 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए आप, 6×5 = 30, 90, 90 और 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो 9000 वाट आवर आ जाएगा आपके पास। तो 9000 वाट आवर किसके बराबर होगा, ये 9 किलो वाट आवर के होगा। तो 9 किलो वाट आवर में कितनी यूनिट होंगी, 9 यूनिट होंगी। तो कितनी बिजली खर्च होगी, 9 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो सही कथन क्या है, जो अधिक प्रकाश देगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और जो कम प्रकाश देगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति है, शक्ति क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, करंट कितनी है, 0.5 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा, 110 वाट। कितनी शक्ति आ गई, 110 वाट। एक मकान में 2 बल्बों में से दूसरे से अधिक रोशनी देता है, तो इनमें से उच्चतर अवरोधक है, जिसकी रोशनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें अवरोध ज़्यादा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनमो और विद्युत मोटर। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा का परिवर्तन करता है। किस फॉर्म से किस फॉर्म में, डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन व डायनमो में से बिजली प्राप्त करने में से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करते हैं जब, तो आपकी जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर।
ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको कहते हैं बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अधिक विद्युत धारा खींचते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोटर कार बैटरी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, करेक्ट है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, रॉन्ग। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, रॉन्ग। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, करेक्ट। बैटरी की जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनको किस में, रेटिंग्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एम्पियर आवर में। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, टंगस्टन। टंगस्टन का फिलामेंट होता है बल्ब में। निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होते हैं उनमें होता है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, करेक्ट है। फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये भी करेक्ट है। तीन के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? करेक्ट हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्टेटमेंट दिया गया है आपको। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, रीजन है इसका, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तड़ित चालक जो होते हैं वो इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं और इसका जो रीजन दिया गया है वो भी करेक्ट है। 3 पिन बिजली के प्लग में से सबसे लंबी प्लग को जोड़ना चाहिए आधार के सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। माइका, तांबा, स्वर्ण तथा चांदी में से सर्वोत्तम विद्युत का चालक है चांदी। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है, फ्यूज का जो गलनांक है वो कम होना चाहिए और रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत ऊष्मीय प्रभाव का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है कि उसमें उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। हैलोजन लैंप का तंतु बना होता है टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का। स्टेटमेंट दिया गया है। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, करेक्ट है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रीजन इसका रॉन्ग दिया गया है। जब भी करंट फ्लो होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है बट इस वजह से नहीं बढ़ता है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः है समांतर संबंधन। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार होता है न्यूट्रल का या उदासीन तार। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होती है लगभग 10⁻⁶ ओम। एक सामान्य ट्यूबलाइट में होती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। स्टेटमेंट दिया गया है लाइट एमिटिंग डायोड LED कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करते हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। रीजन दिया गया इसका लाइट एमिटिंग डायोड कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। ये रीजन तो करेक्ट है बट इसका रीजन स्टेटमेंट जो दिया गया उसका रीजन नहीं है, मीन्स इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। वैसे इंडिविजुअली ये दोनों ट्रू हैं बट इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। स्टेटमेंट ए को ये रीजन आर एक्सप्लेन नहीं करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रदीप्त बल्ब में भरी जाती है मरकरी और नियान गैस। एक बिजली की बल्ब
की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्योंकि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है वो बिजली के बल्ब की अपेक्षा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ज़्यादा मात्रा में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तंतु को गर्म करके। विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पाराबाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा है स्टेटमेंट, CFL की औसत अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। ये रॉन्ग है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। ये करेक्ट है। फर्स्ट भी आपका करेक्ट है। तो सही कथन आपके फर्स्ट एंड थर्ड हैं। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर में से प्रत्योग को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति हो जाएगी। विद्युत शक्ति क्या होती है? वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज को भी अगर आप डबल कर दें, करंट को भी अगर आप डबल कर दें तो शक्ति कितनी हो जाएगी? 4VI मीन्स शक्ति बढ़ जाएगी 4 गुनी। दो तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होता है? R इक्वल्स टू होता है ρL/A। अब दूसरा जो तार दिया गया है, पहले तार को मान लेते हैं R1 दिया गया है, दूसरे तार का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, और सभी चीज़ें डबल हैं। रो कितना है? इसके लिए 2 रो है। लेंथ भी डबल है तो मीन्स यहाँ पे L की जगह क्या आएगा? 2L आ जाएगा। एरिया क्या होती है? πr²। ये होता है πr²। तो यहाँ पे क्या है? जो एरिया इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2r का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था? r का स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए आप, 4 इंटू ρL/4 इंटू r²। तो ρL/r² तो वही था रेजिस्टेंस R1। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना ही रेजिस्टेंस अब भी है। मीन्स मोटे और पतले दोनों तारों का प्रतिरोध कितना होगा? 10 ओम ही होगा। एक समान प्रकार की छोटी बूंदें B वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का जो विभव होगा वो हो जाएगा n⁻²/3 वोल्ट। एक स्टेटमेंट दिया गया है। एक परिणामित्र, परिणामित्र क्या होता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन तथा अपचयन के लिए किया जाता है। करेक्ट है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। ये गलत है। इसका उपयोग करते हैं AC के लिए, DC में यूज नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। मीन्स वोल्टेज को कम और ज़्यादा करने के लिए। स्टेप अप स्टेप डाउन 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से सही से सुमेलित हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। करेक्ट है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, ये रॉन्ग है। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक, ये भी रॉन्ग है। तो कौन से स्टेटमेंट, कौन से दो जो सुमेलन हैं वो सही हैं? फर्स्ट एंड सेकंड। प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में। मीन्स जो अल्टरनेटिंग करंट होता है AC करंट, उससे आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट किस तरह से होता है? एक तो पॉजिटिव साइकिल होती है और साथ ही उतनी एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब तक इसको बैटरी को चार्ज करेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या करेगी? इसको डिस्चार्ज कर देगी। तो इस वजह से क्या है, अल्टरनेटिंग करंट से बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं। बैटरी को चार्ज करते हैं डायरेक्ट करंट या DC करंट से। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग करते हैं रेक्टिफायर का। अभिकथन ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती हैं। करेक्ट है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। रॉन्ग है, इट इज़ 50 हर्ट्ज। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। सबसे कम बिजली खाता है पंखा,
उससे ज़्यादा टेलीविज़न, उससे ज़्यादा विद्युत की प्रेस, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटली। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? भूखंड के अंदर जो चक्करक रेख धाराएं होती हैं, इस वजह से क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। मीन्स अति चालक का क्या मतलब हुआ? जीरो रेजिस्टेंस। वह तापमान जिस पर अधिक चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है, वो है आपका सामान्य तापमान। किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर होती है, 0। एक चालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। एक निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। यह इस कण की खोज का यह महत्व है कि जो हिग्स बोसान कण है, जो अभी काफ़ी न्यूज में रहा था, तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो कण है ये बताएगा जो मूल कण है उनकी संहति क्यों होती है। मीन्स रीज़न क्या है उनके एग्जिस्टेंस का। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध इनफाइनाइट हो जाता है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट और चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम और रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। इसका कारण दिया गया यहाँ पे, लोहे की तुलना में तांबा अधिक विद्युत सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका रीजन भी करेक्ट है। अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से एक ऐसी धातु निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है और वह तत्व है आपका जर्मेनियम। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी तथा सीसा में से वह तत्व जो अर्धचालक है सिलिकॉन। सुमेलित हैं। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। सही करेक्ट सुमेलन है ये। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हैश ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे ने दिया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सीबोर्ग ने किया था। ये चारों के चारों आपके सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आपकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, संलयन नहीं कहलाता है ये। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। उसका रीज़न ये था कि रदरफोर्ड को ऐसा विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका स्टेटमेंट और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, वह कण कौन सा है? माइक्रोवेव फोटॉन। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं है, इसकी पुष्टि की जाती है प्रस्फुरण गुणक से। दृश्य किरणों, एक्सरे, पराबैंगनी तथा अवरक्त विकिरण में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है एक्सरे में। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का आरोही क्रम है। मीन्स बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम क्या होगा? रेडियो तरंगें, इसके बाद आएगा माइक्रोवेव, इसके बाद अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्सरे किरणें और सबसे बाद में क्या आएगा? गामा विकिरण। तो इसका मतलब गामा विकिरण जो होंगी या गामा किरणें जो होंगी उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और सबसे कम किस में होगी? रेडियो तरंगों में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं
नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, इस वजह से वहाँ पे जो सितारे होते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सोलर सेल्स। सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ये करेक्ट है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दिष्ट धारा का जनन करती है। रॉन्ग है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। ये भी गलत है, दोनों के लिए है और दोनों ही माध्यम से डीसी ही जनरेट होती है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सोलर सेल। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित हैं आपके सोलर एनर्जी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि इसके रीजन दिए गए हैं। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। करेक्ट है। न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। रॉन्ग है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। करेक्ट है। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। ये रॉन्ग है। मीन्स आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन कौन से? 1 और 3। परमाणु रिएक्टर है, क्या है ये? एक आपकी आणविक भट्टी होती है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। करेक्ट है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो कंट्रोल्ड होती है, जबकि परमाणु बम में क्या होता है? ये अनकंट्रोल्ड होती है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वो है आपका थोरियम। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। करेक्ट है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। ये भी करेक्ट है। मीन्स तीनों स्टेटमेंट आपके कैसे हैं? करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है कौन? भारत। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ होगा कि विद्युत उत्पादन के लिए फ्यूजन रिएक्टरों का भारत क्या है? निर्माण कर सकता है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ है। असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाते हैं। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम तत्व में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है कैडमियम। मोनेजाइट, थोरियम,
बेरिलियम तथा क्रोमियम में से अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, क्रोमियम। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तथा हीलियम में से ईंधन नहीं है, हीलियम। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम तथा प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कैल्शियम का। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेड का। जर्कोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम तथा वैनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने में प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन आधारित होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है शीशा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। देखिए आप, ये आपका कोई पदार्थ है, आधा खत्म होने में कितना टाइम लगता है इसको, 4 महीने। 4 मंथ में कितना हो गया, आधा। तो कितना बचेगा, अब ये पार्ट आधा बचेगा। तो अब इस पार्ट का आधा कितना टाइम लेगा, ये भी 4 महीने लेगा। तो 4 महीने, 8 महीने के बाद कितना खत्म हो जाएगा इसका, 3/4 पार्ट फिनिश हो जाएगा। कितना बचेगा, 1/4। तो कितने महीने में ख़त्म होगा ये, 8 महीने में। किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बचेगा वो बचेगा आपका 1/16 पार्ट। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय ये है कि 20 दिनों में कितना रह जाएगा, 3/4 पार्ट का विघटन हो जाएगा और 1/4 पार्ट ही बचेगा। एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्राइटियम तथा जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है, जर्कोनियम। यूरेनियम 233, 234, 235 एंड 239 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका यूरेनियम 235। यूरेनियम लोहा, तांबा तथा एल्यूमिनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है, यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणों को। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो ये चयन प्रक्रिया जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पे लगा था, तारापुर, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है, ये करंट का क्वेश्चन है आपका, अजीत कुमार मोहंती। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस हैं भारतीय शोध रिएक्टर। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238। कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। सुमेलित हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, एटॉमिक मिनरल्स, डायरेक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये कहाँ पे है, कलपक्कम में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इलाहाबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं परमाणु विभाग ऊर्जा के अंतर्गत, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय आता है, गुरुजल बोर्ड या हैवी वाटर बोर्ड आता है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड आता है, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन भी आता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। सुमेलित हैं कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ककरापार गुजरात में है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। सुमेलित हैं, देखिए आप, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा कोटा में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। नरोरा, घाटशिला, कलपक्कम तथा नंगल में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं। इन 4 में से कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित हैं, देखिए आप,
एक तो आपका कलपक्कम में है, दूसरा नरोरा में है, घाटशिला और नंगल में नहीं है। परमाणु भारत का वह परमाणु संयंत्र जो 4th भूकंपीय पेटी में अवस्थित है उसको कहते हैं नरोरा। नरोरा वाला जो परमाणु संयंत्र है वो भूकंपीय पेटी पार्ट 4 में स्थित है। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है स्थापित है कैगा में। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। इनमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड तथा प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में उपर्युक्त में से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? देखिए, जो कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण जो है वो ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जा रही है कलपक्कम में, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ये गलत है आपका। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वह है द्रवित सोडियम। द्रवित सोडियम को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल को। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। कौन सी विधि से? विगलन प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता होगी लगभग 220 मेगावाट एंड 540 मेगावाट्स। थैंक यू सो मच।